जय हिंद। नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पे। जैसा कि हमने वादा किया था 1 तारीख से आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं, तो आज ये पहला दिन है, तो हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा मानव उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। मानव उत्पत्ति 3 खंडों में विभाजित है, जैसे मतलब 3 डिवीजन किए गए हैं इसके। पहले पाषाण काल से पढ़ते हैं इसे, तो जैसे पहले पढ़ते हैं इसे। पाषाण काल से पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको स्रोतों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि 2 तरह के स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं और एक क्या नाम जी, एस्ट्रोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल सोर्सेज के पीछे मतलब इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और ये प्रोटो हिस्टोरिक। और ये हिस्टोरिक पीरियड। इसे प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल इन्हें हिंदी में कहा जाता है। तो जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसका पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड का ये माना जाता है कि 1 लाख वर्ष से लेके और 5000 प्रारंभिक इतिहास से लेके मतलब, और लगभग 5500-3000 साल तक माना जाता है ये। फिर इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आ जाता है। इसमें हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब रिटर्न एविडेंस हमारे पास नहीं है। इसमें जैसे हमने कोई एस्ट्रोलॉजिकल सोर्स के ऊपर ही, आर्कियोलॉजिकल सोर्सों के ऊपर ही हम इस पीरियड को डिफाइन करते हैं। जैसे हमें कुछ हथियार मिल गए, उनके बेसिस पे कि हथियारों का डिवीजन कैसा कैसा था, उस बेसिस पे। और इसमें हमारे पास दोनों मतलब एविडेंसेस उपलब्ध हैं, जैसे मतलब रिटर्न एविडेंसेस भी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी। पर इसमें ना हम रिटर्न एविडेंसेस को पढ़ नहीं पाए हैं, तो जैसा, और इसमें हमारे पास दोनों उपलब्ध है और जिसे हम पढ़ भी पाए हैं और मतलब समझ भी पाए हैं। इसमें हमारे पास जैसे, इसमें हम ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसमें फिर हमारा वैदिक पीरियड से शुरू हो ही जाता है, क्योंकि हमारे पास इसमें ना रिटर्न एविडेंसेस उपलब्ध है। और बाकी इसके वैदिक एज से आगे के पास हमारे पास जो भी पीरियड आएंगे वो उसके हमारे सभी मतलब रिटर्न एविडेंसेस उपलब्ध हैं, इसीलिए हिस्टोरिक पीरियड को अलग रखा जाता है। ये आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिक पीरियड में ये अपना जहाँ से हमारे एग्जाम शुरू होता है यहाँ से पढ़ लेते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसकी खोज नहीं हुई थी। पहले मानते थे कि सिकंदर के आक्रमण से पहले कोई यहाँ पे सभ्यता थी नहीं, लेकिन लगभग जब एक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, वहाँ खुदाई हो रही थी, तो वहाँ से ईंटें निकलना शुरू हुई। तो उन्होंने जैसे पटरी बिछा रहे थे, ईंटें निकाल निकाल के उसमें पटरी में बिछा दी। तो जब उन्हें समझ आया कि ये तो बहुत ईंटें निकल रही हैं, और तो उन्हें समझ आया कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन थी, तो फिर उसके बाद इस पर खोज की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज मतलब इंडिया में स्थापना हो चुकी थी 1861 में। तो ए कनिंघम इसके मतलब हेड थे, जो फर्स्ट थे, और उन्हीं के नेतृत्व में वहाँ रेल की पटरी बिछाई जा रही थी ए कनिंघम के उसमें। तो वहाँ पता चला कि यहाँ तो कोई सिविलाइजेशन थी। तो फिर उसके
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने उसके पीछे पड़ताल की, तो फिर एक एक करके धीरे धीरे खूब सारी साइट्स निकलती चली गई। तो सबसे पहले ए कनिंगम, जिसको इसके बारे में पता चला था। वैसे कुछ लोग मानते हैं कि चार्ल्स मैनसन एक महोदय थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में सबसे पहले बताया था। फिर ए कनिंगम के बाद क्या नाम जी, सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई, और इनके साथ आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी एंड राखलदास बैनर्जी। इन दो महोदयों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज इसकी 1921 में और इसकी 1922 में इसकी खोज हुई। और फिर आगे आगे और भी साइट्स निकलती गई, जैसे जैसे इसे खोजते चले गए तो आगे आगे साइट निकलती चलेगी। तो एक जगह है तमिलनाडु में पल्लवरम, जहां से एक टॉमस ब्रूस नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्हें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। तो उन्होंने अगर कार्बन डेटिंग से उसका पता किया तो ये पता लगा कि ये तो बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। सबसे पहले मतलब उसका पता लगा, तो उन्होंने इसकी खोज करवाई कि ये तो बहुत पुरानी कुल्हाड़ी है। फिर ये बात धीरे धीरे पहुंची, मतलब ब्रिटेन की संसद में ये बात पहुंचाई गई कि ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी मिली है और ऐसे ऐसे एक सभ्यता मिली है। तो उन्होंने कार्बन डेटिंग के उससे उसका पता लगवाया। तो अंग्रेजों को ये पता लगा कि ये सभ्यता तो हमारे से भी पुरानी है, मतलब मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता उससे भी पुरानी है। जब मतलब हमारे यहाँ हम जंगलों में या हम शिकार पर जिंदा थे, यहाँ मतलब सिटीज का डेवलपमेंट हो चुका है। तो उन्हें कुछ ये बात पची नहीं, तो उन्होंने मतलब इस बात को दबाना चाहा। और फिर 1921-22 के में आके हमें इस मतलब हमारी इस नगरीय सभ्यता का पता लगा, जो कि पहली नगरीय सभ्यता बताई जाती है विश्व में भी। इससे मतलब इसके समकालीन, मतलब इसके टेम्परेरी, इसके कंटेम्परेरी और भी सभ्यता थी, वो इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, इसके नाम के ऊपर भी विद्वानों में मतभेद हुए, जैसे कि साइट्स पता लगती रही। तो किसी ने कहा कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा जाए, किसी ने कहा नहीं, सरस्वती नदी के पास भी इसके वो मिले हैं, तो मतलब कि इसका नाम ये रख दिया जाए, इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता रख दिया जाए। तो फिर कुछ महोदय मतलब ऐसे ही डिबेट चलता रहा। तो डिबेट चलने के बाद एक महोदय ने कह दिया कि इसका नाम ये रख दिया जाए कि जहां ये सबसे पहले मतलब साइट खुदी थी और जहां सबसे पहले इसका पता लगा था। तो सबसे पहले इसका हड़प्पा स्थान था जो मतलब खोजा गया था, तो इस वजह से फिर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ये मतभेद भी खत्म हो गया। और फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का रखने के बाद फिर इसका नगर नियोजन, मतलब और जो भी मतलब इसके कंटेम्परेरी वो थी और सभ्यता थी, उनसे अलग ये इसलिए थी, वे भी नगरीय सभ्यता थी, कुछ जो सभ्यता इसके समकालीन थी, लेकिन इसमें क्या नाम जी ड्रेनेज सिस्टम और नगर नियोजन प्रणाली इतनी बेहतरीन थी, मतलब कि और कहीं थी नहीं। मतलब सिटी टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी थी इस सभ्यता में कि और जो कि इसके समकालीन सभ्यता थी उनमें नहीं देखी गई। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले एक्सपेंशन देख लेते हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक। ये कश्मीर में एक जगह है मांडा, J&K, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। सबसे नॉर्दर्न पार्ट इसका यही माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और इधर है आलमगीरपुर,
जो कि मेरठ के पास है, यूपी में। और ये है आपका हिंडन नदी के किनारे। और इधर है ये दैमाबाद, महाराष्ट्र। ये है आपका गोदावरी नदी के किनारे। और इधर है आपका सूतकांगे डोर, जो कि आपका बलूचिस्तान, पाकिस्तान। यह है आपका दाश्क नदी के किनारे। इसका एक्सपेंशन लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में बताया गया है, जो कि इंडिया के भाग का 1/3 है। और इस जो मतलब ट्रायंगुलर शेप में मानी जाती है कि ये ऐसे ट्रायंगुलर शेप में फैली हुई है। ये आपका कश्मीर हो गया, इधर ये मेरठ, और इधर ये दैमाबाद महाराष्ट्र, और इधर ये सुतकान। मतलब इसकी शेप जो मानी जाती है वो ट्रायंगुलर शेप मानी जाती है। और तो मैं अब आपको कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ, थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ बोर्ड पे। तो दोस्तों इसके अभी ये माना गया है कि अभी नई शोध के अनुसार ये मानी गई सभ्यता लगभग आज से 8000 साल पुरानी है। और इसके कुछ नए नए स्थल भी पाए गए हैं, तो मैं लिख देता हूं, नए शोध के अनुसार ये सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। और इसके कुछ नए स्थल भी मिले हैं। वैसे हम जो भी और साइट्स हैं इसकी मेजर उनके बारे में तो हम कल पढ़ेंगे, और उनसे वहां से क्या क्या मिला है, जैसे जो मतलब 7 कुंड मिले हैं, कहाँ से जली हुई चूड़ियाँ मिले हैं, कहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ये सब हम कल पढ़ेंगे। आज तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब वो देख रहे हैं, इसका समाज कैसा था, इसकी राजनीतिक कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग वहाँ पूजा कैसी करते थे। तो इसके नए स्थल मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक तो नए स्थल हैं जैसे पिकली हल, ये तमिलनाडु के पास पाया गया है। उतनूर, ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया गया है। और आपका उतनूर पाया गया है, पिकली हल, इनाम गांव, ये आपका महाराष्ट्र में है। और सुतगुई, ये आपका अफगानिस्तान की तरफ पाया गया है। और अफगानिस्तान की तरफ पाया गया है। और एक अतरंजी खेड़ा, ये एटा वाला एरिया है यूपी में। यहीं से आपके पास प्राचीनतम मतलब लोहे के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता में तो लोहे की खोज नहीं होगी। इस सभ्यता तक लोग क्या नाम थी, कांस्य युगीन थे और ताम्र युगीन थे। इसके आगे जो भी मतलब वो वैदिक सभ्यता आएगी, उसके भी उत्तर वैदिक काल में जाकर लोहे की खोज होगी, या मतलब पूर्व ऋग्वैदिक काल के एंड तक आगे खोज होगी। तो ये कुछ नए
एरियाज हो गए, इन्हें मैं रफ कर दूं। अब थोड़े से इसके फैक्ट्स जान लेते हैं कि ये सभ्यता, एक तो ये कांस्य युगीन थी, यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। कांस्य, कांस्य का मतलब होता है ब्रोंज, जो कि टिन और कॉपर को मिला के एक मतलब धातु बनती है जिसे कांस्य कहा जाता है, मतलब ब्रोंज कहा जाता है। ठीक है, इसमें और ये सभ्यता का, और यहाँ पर लोग मतलब इस सभ्यता के लोग ही इस सभ्यता के लोग ज्यादातर भूमध्य सागरीय के पाए गए हैं। इस सभ्यता के लोग ज्यादातर भूमध्य सागरीय के पाए गए हैं, और कुछ मतलब 3-4 और तरह के जो मतलब कंकाल मिले हैं जैसे धरती में गड़े हुए, जो कि तो उनकी कार्बन डेटिंग से पता लगा है कि कहाँ के थे। तो ज्यादातर लोग भूमध्य सागरीय के बताए गए हैं। कुछ तरह के लोग हैं, उनमें से एक तो एल्पाइन है, एल्पाइन प्रजाति के लोग हैं, एक मैंगोलाइड है, और एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। जो कि उनके कंकालों से मतलब पता लगाया गया है कि ये किस तरह की प्रजाति के लोग थे। तो ज्यादातर तो भूमध्य सागरीय बताए गए हैं। ठीक है भाई, और फिर अब हम आ जाते हैं कि वहां का समाज कैसा था। समाज, वैसे जो भी मोहरें प्राप्त हुई हैं उनसे ज्यादातर पता लगा है कि वहां का समाज मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि वे मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब वो में इसको बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे अपने समाज में। समाज इनका मातृ सत्तात्मक था। और ये माता की पूजा भी किया करते थे। प्रकृति पूजा भी क्या करते थे। देवी माता की पूजा किया करते थे, और यक्ष यक्षिणी इनके मतलब देवता माने गए हैं। और क्या नाम दी, एक उर्वरा की देवी के रूप में, मतलब एक गर्भ धारण किया हुआ है एक स्त्री ने, और उसके पेट में से पेड़ निकलता हुआ दिया गया, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक माना जाता है। और ये उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे। और इनके टाइम पे मतलब कुबड़ वाला बैल और सांड, इनकी ये पूजा किया करते थे। ये मतलब पवित्रता के, इनके टाइम पे पवित्रता के स्रोत थे, मतलब ये इनको पवित्र मानते थे और उस वे में पूजते थे मतलब। और यहाँ के लोग मतलब मेकअप से भी ये लोग, इनका समाज भली बात है, मतलब ये जानकारी रखते थे। क्या नाम जी, चूड़ी, चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं चन्नूदड़ों से। ये मेकअप से भी मतलब यहाँ के लोग मेकअप को भी जानते थे कि कैसे मतलब समाज में अच्छा दिखना है। और मनोरंजन के लिए ये क्या नाम दी, चौपड़, जिसे कि आज के टाइम पे चेस या मतलब जैसे चेस खेलते हैं ना, उसका भी प्रयोग किया करते थे मनोरंजन के लिए अपने समाज में। चौपड़ का इस्तेमाल करते थे मनोरंजन के लिए। और यह भी माना जाता है कि चेस दुनिया को मतलब इंडिया की देन है,
जो कि यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पर, यहाँ तक थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ तक लोग मतलब अभी डिवाइडेड नहीं थे। यहाँ पर लोग या तो योद्धा कहलाते थे, या पुरोहित कहलाते थे, या श्रमिक वर्ग होता था। मतलब काम के बेस पे ये होता था कि उसका निर्धारण होता था, कर्मों के बेस पे मतलब सोसाइटी डिवाइडेड थी। ये नहीं कि आप क्षत्रिय हैं या पंडित हैं, ये नहीं। यहाँ पर यहाँ तक अभी योद्धा, पुरोहित, वणिक या वाणिज्यिक और श्रमिक, इसमें ये डिवाइडेड था आपका समाज। जो कि मतलब पुरोहित तो मतलब जो मतलब पूजा पाठ या कर्मकांड से संबंधित थे, और वणिक मतलब ये व्यापार से संबंधित थे ये लोग। और ये लोग मतलब कामकाज, और ये क्षत्रिय योद्धा लड़ने के लिए। मेन फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि ट्रेडर सोसाइटी थी, व्यापार बहुत अच्छा खासा होता था, तो ज़्यादा मेन काम तो इनका यहाँ पे वाणिज्यिक व्यापार, इन व्यापारियों का था। मेन जो मतलब सोसाइटी को रन करते थे, इनके लिए ही दुर्गों का निर्माण होता था। जैसे दुर्ग भी मतलब चारों साइड से बाउंड्री की जाती थी उनकी सेफ्टी के लिए, तो ज़्यादातर इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, फिर पुरोहितों को, फिर योद्धाओं को, और फिर श्रमिकों को। और फिर विद्वानों ने यह भी माना है कि श्रमिक आ गए थे, तो इन्होंने, कुछ विद्वानों ने यहाँ पे दास प्रथा को भी स्वीकार किया है। तो इसके इनके समाज में मतलब दाह संस्कार जो होता था उसके भी तीन टाइप बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। और क्या नाम दी, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था यहाँ की राजतंत्रात्मक ना हो गए, मतलब राजा का वो ना हो गए, यहाँ पे वर्चस्व हो के राजतंत्रात्मक ना हो गए, जनतंत्रात्मक थी राजनीतिक व्यवस्था। राजतंत्रात्मक में होकर जनतंत्रात्मक थी। मतलब जनता को जो सही लगता था वो अपने लिए चुन लेती थी, ठीक है। और यहाँ से मतलब व्यापार का अच्छे खासे वो हुए हैं कि यहाँ की मोहरें मिस्र की सभ्यता में, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता तक यहाँ की मोहरें मिली हैं, जो कि ये प्रमाणित करती है कि इसका व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवहार सबसे अंदर प्रदेश में ना होकर, मतलब सिंधु क्षेत्र में ना होकर, यहाँ से बाहर भी हम व्यापार किया करते थे, क्योंकि मोहरें यहाँ से बाहर भी मिली हैं। तो व्यापार हुआ करता था मिस्र और मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया, जो कि लोथल के बंदरगाह से, मतलब यहाँ इनकी मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार हुआ करता था। और ये भी बताया गया है कि क्या नाम दी, जैसे लोग यहाँ पे जो दाह संस्कार किया करते थे, उसके लिए एक तो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी, एक शवाधान की, मतलब जैसे कि समाधि ले लेते थे, और एक अंत्येष्टि की 3 प्रक्रिया थी। और क्या नाम दी, जैसे दाह संस्कार हो गया, मतलब जला दिया, उसे कलश शवाधान भी कहते थे। तो एक मतलब नदियों में बहा दिया जाता था कि नेचर उसका मतलब खुद ही वो कर लेगा, कि नेचर उसको खुद ही डिकम्पोज कर देता। और कुछ लोग समाधियाँ ले लेके मतलब अपना
मतलब वो कर देते थे, अंत्येष्टि संस्कार कर देते थे। ठीक है, और इसमें आ जाता है आपका, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि यहाँ पे मात्र मतलब जो कांस्य की युगीन, मतलब कांस्य युगीन एक मूर्ति मिली है, जो मतलब एक नर्तकी की मूर्ति है, ये भी दर्शाती है कि वहाँ उस टाइम पे लेडीजों को, मतलब औरतों को कितना महत्व दिया जाता है, कि उनकी मूर्ति बना बना के उन्हें पूजा जाता था। ठीक है, जैसे कुछ शोध करता हूँ 2500 BC से 1750 BC और AD का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही चुका हूँ। और वैसे ज़्यादातर तो यही मानते हैं, लेकिन अब नहीं, उसके अनुसार ये माना गया है 2350 BC से 1750, पहले ये माना जाता था, लेकिन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। और यहाँ का थोड़ा नगर नियोजन बता दूँ कैसा था। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया गया था, और जो वो ईंटें, मतलब जब रेल बिछाई जा रही थी वो निकली थी, वो पकी हुई ईंटें थी, आग से पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया था अभी तक। उसके बाद जब कुषाण आ जाएंगे, तब उसके बाद दुर्गों का निर्माण होगा, जब उसमें पकी हुई ईंटों का। अब देख लो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता कितनी डेवलप थी, लगभग इतना टाइम निकल जाएगा। उसके बाद जब कुषाण आएंगे, वैदिक एज निकल जाएगी, और बाकी पीरियड भी निकल जाएंगे, मौर्याज निकल जाएंगे, पोस्ट मौर्य पीरियड भी निकल जाएगा। जब कुषाण आएंगे तब हम दुर्गों का निर्माण करेंगे वो पकी ईंटों से। उससे पहले कि ये लोग, ये देख लो कितने जानकार थे कि ईंटों को पकाना तक जानते थे। और ये देखे कि यहाँ ये इतना तक जानते थे कि अगर हमने नालियाँ खुली रखी हैं तो इससे बीमारी फैलने का खतरा है, तो वो नालियों को ढक के रखते थे। और इतना ड्रेनेज सिस्टम तो इतना बेटर था कि नालियों को ढके रखते थे, और जैसे छोटी छोटी नालियाँ फिर बड़ी नालों में जाके मिलती थी, जैसे कि सीवर पाइपलाइन, जैसे कि आज आप शहरों में देखते हैं। और देखा, ये ग्रिड पद्धति इस्तेमाल करते थे, ग्रिड सिस्टम यूज करते थे नगरों को बनाने के लिए, जो कि मतलब जैसे ये समकोण पे काटते थे। जैसे ये हो गया एक गली, ये गई, मतलब 90 डिग्री पे ऐसे ऐसे काटते थे, जो कि आज की इंजीनियरिंग का अच्छा खासा उदाहरण है। जैसे आप किसी भी सिटी में जाओगे, वहाँ कॉलोनीज देखोगे, तो वहाँ आपको जैसे रोड मिलेंगी वो 90 डिग्री पे काटती हैं। अब ये देख लो, जो इंजीनियरिंग आज काम कर रही है, वो आज से मतलब 3000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले कैसे काम कर रही थी। 3000 वे साल और 2000 ये साल, ये देख लो, 5000 साल पहले कैसे काम कर रही थी, कितने डेवलप ये लोग थे। और यही कारण था कि जब उन्हें वो ट्रेन की खुदाई करते टाइम ये मिली, तो उन्होंने इस बात को दबाया कि नहीं, इन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे पूर्वज इतने डेवलप थे। अगर ये पता चल गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, क्योंकि ये लोग जब इंडिया पे कब्जा करने आए तो देवी सिद्धांत लेके आए थे कि हम भगवान का रूप हैं, हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, आपके मतलब आपका उद्धार करने के लिए भेजा है। हम सीधे देवी सिद्धांत बहुत से राजा महाराजा भी अपनाएंगे, तो अंग्रेजों को ये बात हजम नहीं हुई। इस वजह से हमें इतनी लेट इस सभ्यता का पता लगा, और वैसे हो ही चुका है अधिकतर। और हम कल इसकी मेजर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेजर साइट्स हैं इसकी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, जैसे कि कहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं। ये आपको थोड़ा सा आज इनके समाज के बारे में बता दिया है, और इनकी थोड़ी सी संस्कृति के बारे में बताया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद।